बच्चों, जितेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के डी ब्लॉक तत्व को पढ़ेंगे और डी ब्लॉक तत्वों में संक्रमण तत्वों की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, डी ब्लॉक तत्वों की? आपको ये मालूम है, कल जो मैंने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बताए थे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यह भी बताया था कि बाहरी कोश में NS और N-1D दोनों कोश क्या होती हैं? अपूर्ण होती हैं ज्यादातर। तो यहां से हम क्या करते हैं? संक्रमण तत्वों की सामान्य विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली विशेषता इनकी क्या है कि यह धात्विक प्रकृति के होते हैं और विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत सभी क्या आती हैं? धातुएं आती हैं। और धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक होती है। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति में होती है। तो जो भी डी ब्लॉक तत्व है उनमें प्योर धातुएं आती हैं और प्योर धातुएं आने के कारण इनकी प्रकृति धात्विक होती है और ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब इसमें बिजली भी प्रवाहित की जा सकती और इनसे ऊष्मा भी प्राप्त की जा सकती। अगर हम इनको गर्म कर दें तो ये क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, यह तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और रंगीन आयन देते हैं। देखिए, डी ब्लॉक तत्व कोई भी ले लो, डी ब्लॉक तत्व मान लीजिए आपने स्कैंडियम लिया और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये निकालते हैं आर्गन 18 और 4s2। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक ये 3d1। आपने देखा कि डी में क्या है? बाहरी कोशमानी कौन है? 4s है और ये देखो डी है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो कक्षकों की संख्या कितनी बनेगी? 5। क्यों? एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2 ज्यादा से ज्यादा। यस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। यस, ये 4s और ये है 3d। तो आप देख रहे हो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया और डी में कितने भर दिए? 1। अब देखो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षक में है तो आप इतना जान लो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। और अगर ये सभी कैसे हैं? कक्षक पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अगर, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। और जिनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है वो सभी रंगीन आयन देते हैं, कलर्ड आयन देते हैं। अगर उन्हें पानी में डालें तो जो उनके आयन होंगे वो कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। तो आप देख रहे हो स्कैंडियम में डी में कितने हैं? 1। ये देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय है। और अनुचुंबकीय जितने होते हैं सब कैसे होते हैं? रंगीन आयन देते हैं। तो अगर कोई और भी तत्व ले लो, मान लीजिए ये देखो ले लिया कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है। इसको निकालेंगे आर्गन और ये निकालेंगे 4s और निकालेंगे कितना? 1 और 3d10। अब आप देख लो, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो s के लिए 4s और d के लिए 5 कक्षकें। ये देखो, अब देखो s में ही कितने हैं? अकेला है, सिंगल है। और डी में कितने हैं? 10। ये देखो 10 भर दिए। ये सब पेयर्ड है। ये सब कैसे है? पेयर्ड। तो आप देख रहे हो एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला और एक अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन मिला है तो वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और अनुचुंबकीय प्रकृति के जितने भी यौगिक होते हैं वो रंगीन आयन देते हैं। इसका मतलब है ज्यादातर जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं सब में कुछ न कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी उपकोष में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी उपकोष में। सभी
S2 और 3D10। देखिए S भी पूरा इसमें भरा है और D भी में 10 है, इसलिए इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा और रंगीन आयन नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यह तत्व तो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं ज्यादातर, और कैसे आयन देते हैं, रंगीन आयन। या तत्व तो संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संकर यौगिक का मतलब होता है बड़े बड़े यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता। अब बड़े बड़े यौगिक कैसे बनाता है, जरा देखो कि इनके पास में डी उपकोष ज्यादातर क्या होती है, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी दो होंगे, कभी तीन होंगे डी में, कभी चार होंगे, कभी 5 होंगे। तो आप देख रहे हो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं बॉन्ड बनाने में। बताओ कितने कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5-5 बॉन्ड बन रहे हैं, और 5-5 बॉन्ड बनेंगे तो 5-5 यौगिकों को ये क्या करेगा, जोड़ेगा, तो एक बड़ा यौगिक बन करके तैयार होगा। और बड़ा यौगिक को हम जटिल यौगिक कहते हैं, और जटिल यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, संकर यौगिक कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब बहुत जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार से आगे देखा जाए, यह तत्व तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब होता है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, एक से अधिक है तो आप एक से अधिक संयोजकताएं प्रकट होगी, क्योंकि बॉन्ड ही क्या होती है, संयोजकता होती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तत्व एक से अधिक परिवर्ती संयोजकता प्रकट करेगी। मान लीजिए कभी एक है इलेक्ट्रॉन तो देखो एक संयोजकता हो गई, कभी दो है तो दो संयोजक, दो बॉन्ड बनाएंगे, दो संयोजकता हो गई, कभी 3, कभी 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व वह उनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण होता है। ये डी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इनको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो क्रिया बड़ी आसानी से संपन्न हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ये तत्व जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रकट करते हैं। सदैव आपने कभी देखा होगा अमोनिया बनाना हो तो आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं हैबर विधि में। कभी अगर तेल और वसा जैसे का हाइड्रोजनीकरण करना होता है तो निकिल का प्रयोग करते हैं। निकिल वगैरह जो है ये कैसे हैं, ये डी ब्लॉक तत्व हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि ये सब धातुएं हैं और धातुएं कठोर होती हैं। इनको गलाने के लिए और उबालने के लिए क्या होता है, अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। गलनांक मींस गलना, क्वथनांक मींस उबलना। तो ये कम ताप पर उबल नहीं पाते हैं, ना गल पाते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनमें मिश्र धातुएं बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये डी ब्लॉक तत्व जितने भी है ये मिश्र धातुओं को बनाते हैं। मिश्र धातुएं क्या है, जैसे आपको पीतल बनाना है तो पीतल बनाने के लिए आप कौन कौन लेते हो, कापर और जिंक लेते हो। तो बताओ कापर भी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व है और जिंक भी डी ब्लॉक तत्व है। जब दोनों मिल जाते हैं तो कौन बन जाता है, पीतल जैसी मिश्र धातु बन जाती है। तो ये जो डी ब्लॉक तत्व है इनमें मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जो है इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि क्या संक्रमण तत्व होते हैं, उनके क्या क्या गुण है और इन गुणों का क्या मतलब है। और इसी के साथ आज हम ये लेक्चर डी ब्लॉक का यहाँ से विशेषताएं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं।